बाकी लोग तो कितना टाइम लेंगे क्या नहीं लेंगे। हम लोग कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा है। शायद जहाँ तक है कि लगभग सब लोग अपन कभी न कभी मिले हुए हैं। सो बिना इंट्रोडक्शन में जाए अपन लोग आगे डिस्कशन करते हैं। मैंने आप सब लोगों को भी म्यूट किया हुआ है। जब हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए आपको सबको अनम्यूट कर दूंगा और हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। कॉर्पोरेट लॉ को डिस्कशन करने के पहले जहाँ तक मुझे लगता है इस बैच में बीकॉम के बच्चे भी हैं और एलएलबी वाले बच्चे भी हैं। तो लॉ वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट है और बीकॉम वालों के लिए भी कम जरूरी नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपको कभी भी काम करना है तो आपको उसका लीगल एस्पेक्ट पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हम आपके इस कोर्स में पढ़ेंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्टरी ये पता लगेगा कि क्या क्या आपको जानना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी के लिए, तो हम इसके स्क्रीन को यूज करते हैं और स्क्रीन से ही पढ़ते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो लेक्चर्स अपने जितने भी होंगे उनके वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग बाद में भी कभी देख सके। लेकिन वो फिर बाद में कभी वीडियो शेयर किए जाएंगे, क्योंकि नहीं तो कई लोग आना ही बंद कर देंगे क्लास में कि वीडियो देख लेंगे। ऐसा नहीं करें। देखिए, हम सबसे पहली बात जो आज करने वाले हैं, हम समझेंगे कंपनी लॉ जो है ये आया कहाँ से, हमारा क्या इसके अंदर पूरा एस्पेक्ट, बेसिक चीजें जितनी भी हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो कंपनीज लॉ जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। पुराना कानून था, करीब 657 सेक्शंस थे, जो कि अब 470 सेक्शंस रह गए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 29 चैप्टर्स में ये पूरा का पूरा एक्ट डिवाइडेड है। अब आई होप सब लोगों को सेक्शंस और चैप्टर्स क्या होते हैं ये पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सेक्शंस किसी भी एक्ट को डिफाइन करने के लिए, प्रोविजनिंग के लिए जो पैराग्राफ्स अलग से डिफाइन किए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्शंस। और चैप्टर्स जो होते हैं वो हेडिंग वाइज होते हैं। जैसे अकाउंट्स एक सेक्शन है, अकाउंट्स एक पूरा का पूरा चैप्टर है कंपनीज एक्ट में। ऑडिट एक पूरा चैप्टर है, डिविडेंड एक पूरा चैप्टर है। सो चैप्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस डाले जाते हैं। सो इस तरीके से 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स जो कि कुछ चीजों की लिस्ट हमको बताते हैं कि अगर आपने कंपनीज एक्ट में पर्टिकुलर सेक्शन में कोई चीज पढ़ी है तो उस सेक्शन में लिखी हुई चीजों को आप इन एक्टिविटीज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। so, जहां पे भी कोई लिस्ट हमको बतानी होती है वो शेड्यूल्स के थ्रू बताई जाती है। पुराना जो कंपनीज एक्ट था उसमें 658 सेक्शंस थे, बाद में 657 रह गए थे, बट ठीक है 658 जो सेक्शंस थे। तो देख के आप लोगों को लगता होगा कि नया एक्ट छोटा है, पुराना एक्ट बड़ा था। गलतफहमी है आपकी। ये नया जो एक्ट है ये पुराने एक्ट से बड़ा है, बस सेक्शंस का नंबर कम है, बट द क्वांटिटी इन सेक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी इन द सेक्शंस, टेक्निकलिटी इन द सेक्शंस कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो आप इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि नया जो एक्ट है वो छोटा नहीं है, नया एक्ट कॉम्प्रहेंसिव है, उन बातों को भी कवर करता है जो कि पुराना एक्ट कवर नहीं करता था। किन किन बातों को ये गवर्न करता है? कंपनी के प्रमोशन को ये गवर्न करता है। ये दो बातें मैंने डिस्कस नहीं की क्योंकि बिल्कुल सामने दिख रही है हमको। 30 अगस्त 2013 को ये एक्ट हमारे यहाँ आया था। वैसे ये करेक्ट डेट नहीं है, मैं फिर भी आपको बता दूं कि 13 सितंबर को जो है इसको फाइनली इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, 13 सितंबर 2013 को। और ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अगर आप कंपनीज एक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। पर्पस क्या था? एनकरेज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब
कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या भला होती है ये हम समझते हैं पहले। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है व्हाटएवर यू आर डूइंग। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हमको हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हालांकि उस तरीके के टीचर्स में मैं नहीं आता हूँ, बट फिर भी टीचर्स को ऐसा एक इमेज के साथ देखा जाता है। आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको हमेशा कहते हैं कि बेटा इतने बजे उठो, थोड़ा वॉकिंग पे जाओ, थोड़ा जॉगिंग करो, थोड़ा खाने पे कंट्रोल करो, थोड़ा सोशल मीडिया कम देखो, पढ़ाई बहुत ज्यादा करो। और अब आजकल खैर ये तो कहते नहीं होंगे कि घर में रहो, क्योंकि घर में ही रह रहे हो बहुत दिनों से, अब तो कहते होंगे कि अब तो निकल घर से बाहर। बट नॉर्मल बात जो है उसमें यही कहते हैं कि घर पे रहो, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम बिताओ। ये आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शंस फैमिली और टीचर्स से मिलते हैं, ये डिस्क्रिप्शंस देने, मैंने आपको क्लियरली बोला इस तरीके के डिस्क्रिप्शन देने वाले टीचर्स में मैं नहीं आता हूँ। बट जो ये डिस्क्रिप्शन आपको मेजॉरिटी पीपल से मिलते हैं, ये डिस्क्रिप्शंस आपको आपकी लाइफ को बेस्ट मैनेज करने के लिए मिलते हैं, कि आप अपनी लाइफ को इसके थ्रू बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं, ये बेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की जो गाइडलाइन होती है, ये जैसे एक इंडिविजुअल के लिए बनती है वैसे ही एक कंपनी के लिए भी बनती है। क्योंकि आप लोग अर्लियर क्लासेस में 11th 12th या अप टू दी 4th सेमेस्टर आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा ही होगा दैट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, आपके और मेरे जैसा एक इंसान नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी रोज खाना खा रही है या कंपनी को रोज नहाने जा रही है, ऐसा है नहीं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। कंपनी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कंपनी को आपने बना के छोड़ दिया और कंपनी अपने तरीके से अपने काम कर लेती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के लिए सारे काम किसी न किसी नेचुरल आइडेंटिटी को करने पड़ते हैं। वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, वो उसके एम्प्लॉइज हो सकते हैं। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइन, कंपनीज एक्ट हमसे ये कह रहा है कि हम आपको एक ऐसी गाइडलाइन बना के देंगे जिससे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन परफेक्टली मैनेज होगा। या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि कंपनीज एक्ट हमसे ये कह रहा है कि हम जो कहेंगे अगर आप सब कुछ मानेंगे, एक कंपनी को ये कानून क्या कह रहा है कि जो कुछ भी हम कहेंगे अगर आप मानेंगे, अगर आप मानते रहेंगे तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी लीगल एस्पेक्ट में, और आपका लीगल मैनेजमेंट बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा। So that guideline of perfect management is called corporate governance. तो याद रखिएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब बहुत काम आएगा आपका, आपके करियर, आपको आपके इंटरव्यूज में काफी काम आ सकता है। ये जो नया एक्ट है ये बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंक्लूड करता है जो कि पुराने में नहीं था। हाँ देखिए, एलएलबी वाले बच्चे हो सकता है पहली बार हम लोग पढ़ रहे हो। वैसे तो जितना मुझे याद आता है जो लोग 5th सेमेस्टर में हैं शायद हम लोग पहली ही बार पढ़ रहे हैं, कभी 1st सेमेस्टर में पढ़े होंगे साथ में, तो शायद पढ़े होंगे। मेरे साथ डिक्टेशन वाला काम नहीं हो पाएगा। आपको जो स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या आपको सिर्फ इंडिकेटिवली मैंने स्क्रीन पे दिए हैं। तो ये याद रखिएगा कि मैं कभी भी डिक्टेशन वाले पार्ट पे जो है काम नहीं करता। मैं आपको चीजें सिर्फ एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, आपको उसको समझना है। नोट्स का डिक्टेशन में नहीं करूंगा पूरा का पूरा। सो आगे बढ़ते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट्स और प्रोसीजर्स जो है वो इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, पुराने एक्ट में 1 पर्सन कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, स्मॉल कंपनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सो बहुत सारी नई चीजें हैं जो नई दुनिया के हिसाब से आई है। ई वोटिंग, जैसे अब लॉकडाउन है, कंपनियों की मीटिंग तो हो नहीं रही, तो पुराना एक्ट जो है, पुराना कानून जो था 1956 का, वो ऑनलाइन वोटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बोलता था। ठीक है, लेकिन नया कानून उसके बारे में सब कुछ बात करता है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हो। देन उसके बाद फ्रॉड्स जो होते हैं मार्केट में, आप लोगों ने आपके दौर में जो अभी जो चल रहा है उसमें आपने सुना होगा कई बार कि सहारा इंडिया का एक स्कैम हो गया,
किंगफिशर वाला जो माल्या जी हैं वो भाग गए, उनका कोई एक केस हो गया। इसके अलावा अभी आजकल आप देख रहे हो, अगर आप लोग बाजार को थोड़ा मॉनिटर करते हो या फैमिली में बिजनेसमैन होंगे तो वो मॉनिटर करते होंगे कि सोना और चांदी का भाव आसमान पे जा रहा था 2 दिन पहले तक, अब जरूर 2 दिन से डाउन जाने लगा है। तो लॉकडाउन है, बिजनेस चल नहीं रहा, मार्केट में डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी, और जितना मुझे याद है मेरे ही साथ पढ़ी है, जब डिमांड ही नहीं है और सप्लाई अवेलेबल है तो भाव तो गिरना चाहिए, लेकिन भाव बढ़ रहा है। तो ये एक तरीके की फ्रॉड की तरफ इंडिकेशन देता है। तो इस तरीके के फ्रॉड्स को रोकने के लिए प्रोविजंस कंपनीज एक्ट ने बनाए हैं, नए वाले ने। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कंपनी की डेफिनेशन की। ठीक है, तो देखो कंपनी की 2 डेफिनेशंस हैं। मैं आपको पहली डेफिनेशन बताता हूं, जो आपको याद रखने में बड़ी आसान रहेगी और आपको बड़ी मजाकिया भी लग सकती है। कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट जो कहता है वो है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। कंपनी क्या है? एक कंपनी है। कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में बनाई जाती है। सिंपल, इट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। इसमें कोई उतार चढ़ाव, ऐड, लेस कुछ भी नहीं है। वो आपने जो बातें पढ़ी है ना पहले पुराने कभी कोर्सेज में, कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, कॉमन सील, ये सब कंपनी के फीचर्स हैं। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी सी है, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में बनाई जाती है। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। नाउ ये टर्म आया कहां से? तो ये एक लैटिन टर्म है, वहां से ये आया है, जिसका मतलब होता है साथ बैठकर खाना खाना। सो कंपनी मीन साथ बैठकर खाना खाने वाले लोगों के लिए वहां कंपनी यूज किया जाता था। हम यहाँ पे भी करते हैं ये टर्म यूज। हम भी कहते हैं कि भाई कहाँ यार, मैं मेरी कंपनी के साथ हूँ, मतलब मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ। जो लोग साथ में उठते बैठते हैं उनको हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, हमको हमारे घर के बड़े बोलते हैं कि यार तुम्हारी कंपनी खराब है भाई, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग खराब है। सो कंपनी कोई बहुत ही टेक्निकल टर्म नहीं है, बहुत ही जनरल शब्द है। रेगुलर में आप 50 बार सुनते हो और यूज करते हो लाइफ में। नाउ कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट के लोग और कंपनी के ऑनर्स, ये 3 आइडेंटिटी हो गई। इनको समझना आप। एक तो है कंपनी, एक है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक है कंपनी के शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के मैनेजमेंट के लोग होते हैं और शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो कंपनी का डिसीजन होगा। लेने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन वो डिसीजन कंपनी का माना जाएगा। अब अगर उस डिसीजन के कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंसेस भी कंपनी के ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि दैट कंपनी, ऑल्दो कंपनी इज अ नेचुरल ऑल्दो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, भले ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट स्टिल दैट कंपनी डू हैव इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी को एक अलग नाम, अलग पहचान से जाना जाता है। उसकी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, वो किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के नाम से नहीं जाना जाता। कंपनी के खुद की अपनी एसेट्स हो सकती हैं, खुद की अपनी लाइबिलिटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी बातें अपन हट के करेंगे जो कि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता चलूंगा बीच में। कंपनीज एक्ट में सेपरेट लीगल एंटिटी को लाने का जो क्रेडिट है वो एक केस को जाता है, जो कि हुआ जहां तक मुझे याद है लैटिन अमेरिका का वो केस है। उसमें मिस्टर सोलोमन वर्सेस सोलोमन उस केस का नाम है। क्या नाम है, आप याद शायद रख पाए? उस केस का नाम है मिस्टर सोलोमन। मिस्टर सोलोमन वर्सेस सोलोमन, मतलब सोलोमन का सोलोमन लिमिटेड के खिलाफ ये केस हुआ जिसमें ये फैसला आया था।
आप मेरे को जब भी अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मुझे जो है मैं आपको अनम्यूट करूंगा। देखते हैं अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो हम सोलोमन वर्सेस सोलोमन को डिस्कस करेंगे। नाउ सेकंड फीचर जो है, दैट सेकंड फीचर इज लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने का मतलब क्या है? देखो आज की डेट पे अगर आपने किसी का पैसा चुरा लिया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी रिकवरी की जा सकती है। क्या आपने चुराया है, अगर आपने उस पैसे का मिसयूज कर लिया तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी उस पैसे की रिकवरी की जाएगी। लेकिन अगर कंपनी की हम बात करें तो वहां पे ऐसा मामला नहीं है। कंपनी अगर कोई गड़बड़ कर भी देती है और कंपनी का कोई लॉस हो भी जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद की एसेट्स को बेच के कंपनसेट कर सकती है आपको। इससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेल कर सकती, नहीं। शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल लाइबिलिटी है वो सिर्फ उतनी होती है जितने की उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। अगर आपने मेरी कंपनी में 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मेरे को चाहे 1000 करोड़ का नुकसान हो जाए, आपकी लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख रुपए तक की है। या मैं ऐसा कहूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया डूबेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने 100 करोड़ 1000 करोड़ को पे करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूं। ये मैं नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। थर्ड वन इज परपेचुअल सक्सेशन। सो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो ऑनर्स होते हैं दे कीप चेंजिंग। मालिक बदलते रहते हैं बट कंपनी अपनी जगह पे स्टैब्लिश और सेटल्ड बनी रहती है हमेशा। मतलब कहने का ये है कि रिलायंस लिमिटेड धीरू भाई अंबानी ने बनाई थी। धीरू भाई अंबानी अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी रिलायंस लिमिटेड आज भी है। तो कोई भी कंपनी का जो ऑनरशिप है वो हमेशा स्टेबल होता है। रिलायंस लिमिटेड की मालिक रिलायंस है, ना कि कोई धीरू भाई अंबानी जी थे, ना कोई मुकेश अंबानी अनिल अंबानी है, और ना ही उनके बाद उनके बेटे आकाश और वो बाकी जो उनकी फैमिली के लोग हैं वो होंगे। मुकेश अंबानी चले भी जाएंगे इस दुनिया से अगर, उसके बाद भी रिलायंस लिमिटेड रहेगी। भले अब मालिक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हो सकता है आकाश बन जाए या उनकी बेटी बन जाए, बट रिलायंस लिमिटेड हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। सो ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी, नेम ऑफ अ कंपनी विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल, भले ही मालिक आते रहेंगे जाते रहेंगे। देन सेपरेट प्रॉपर्टी, मैंने आपको बातों बातों में बता ही दिया था कि जो कंपनी है वो अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी खुद के नाम पे रख सकती है। कंपनी चाहे अपने नाम पे कितनी ही एसेट्स रखें, कंपनी की बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कंपनी की होती है, उनके मालिक लोगों की नहीं होती है। जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल आपको दिया, तो जो रिलायंस की बिल्डिंग है मुंबई में, जो उनका हेड ऑफिस है वो रिलायंस का है, अंबानी जी का ऑफिस नहीं है। वो रिलायंस का ऑफिस है, उसका मालिकाना हक रिलायंस के पास है। देन अगला फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। हमने सेपरेट एंटिटी डिस्कस कर लिया, लाइबिलिटी डिस्कस कर लिया, सक्सेशन डिस्कस कर लिया, सेपरेट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स की बात करते हैं हम। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स का मतलब ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी इज ऑलवेज ट्रांसफरेबल। मेरे पास शेयर्स हैं तो मैं मालिक हूं, मैंने आपको बेच दिए तो आप मालिक है, आपने किसी और को बेच दिए तो वो मालिक है। जिनके पास कंपनी का शेयर्स होंगे, जिनके पास कंपनी जिन लोगों के पास कंपनी का ऑनरशिप ट्रांसफरेबल शेयर्स होंगे वही कंपनी के ऑनर्स होते हैं। द ओनली पर्पस ऑफ दैट इज कि कंपनी के अंदर ऑनरशिप जो है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है, ना कि कंपनी के मैनेजर्स के हाथ में। अगर मेरे पास शेयर्स है आई विल बी दी ऑनर, अगर आपके पास शेयर्स है यू विल बी दी ऑनर। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो फीचर है दैट इज कॉमन सील। व्हाट डज इट मीन बाय कॉमन सील? आज की डेट पे कॉमन सील का यूज अब बंद हो गया है इन न्यू प्रोविजन जो कि 2018 में अपडेट हुआ है, बट एक फीचर के तौर पे हम इसको पढ़ लेते हैं। अभी भी कभी कभी तो कॉमन सील यूज होती ही है कंपनी में। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय कॉमन सील? कॉमन सील इज जस्ट अ सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। Signature means
एज अ नेचुरल पर्सन, इफ आई एम गोइंग टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, अगर मुझे आपके साथ कोई एग्रीमेंट करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डील करनी है, तो हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे एंड दैट डॉक्यूमेंट पे आपके और मेरे सिग्नेचर होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप यही डील किसी कंपनी के साथ कर रहे हो, जब आप यही डील किसी कंपनी के साथ करने जा रहे हो, सो कंपनी डू नॉट हैव देयर ओन हैंड्स, क्योंकि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। सो कंपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ऑथेंटिकेट करेगी? सो टू ऑथेंटिकेट अ डॉक्यूमेंट on behalf of a company, a common seal is prepared, which is always used by the board of directors as per the discretion of the company. कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बैठ के ये तय करेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन पर ये कॉमन सील यूज की जाएगी और कौन से डायरेक्टर की तरफ से, कौन सा डायरेक्टर इसे यूज कर सकता है, बाय whom। सो दोनों चीजें तय करके फिर कॉमन सील उन डायरेक्टर, नॉर्मली वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंडर में होती है, सो उनको फिर ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है कि वो कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट जो हमारा मामला है, जो हमारा फीचर है किसी भी कंपनी का, दैट फीचर इज capacity to sue and be sued. So capacity to sue and be sued का मतलब होता है कि a company is always in a position, because I have already told you कि एक कंपनी जो होती है उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। कंपनी इज ऑलवेज ट्रीटेड जस्ट लाइक एन इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। तो अगर कंपनी के खिलाफ आपने कुछ गलत किया है तो कंपनी अपने इंडिविजुअल नाम में आपके खिलाफ केस कर सकती है। सो कैपेसिटी टू स्यू का मतलब होता है कंपनी को पावर होता है कि वो आपके खिलाफ केस कर सकती है। एंड बी स्यूड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ही आपके खिलाफ केस कर सकती है, आप भी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो। सो आप भी केस कर सकते हो और कंपनी भी आपके खिलाफ केस कर सकती है। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड बाय द कंपनीज एक्ट कंपनी को दिया गया है। अगर कंपनी गलती करती है आप कंपनी के खिलाफ केस कर दीजिए, और आप गलती करते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ केस कर सकती है। देन सेपरेट मैनेजमेंट होता है। देखिए हमने ऊपर जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला मामला डिस्कस किया था, सेपरेट लीगल एंटिटी वाले मामले में ही हमने इस बात को समझ लिया था दैट कंपनी एक्ट में 3 पार्टीज हैं। कंपनी खुद एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी का मैनेजमेंट एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और कंपनी के शेयर होल्डर्स जो कि ऑनर्स ऑफ द कंपनी माने जाते हैं वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। सो सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के हमेशा कंपनी से अलग होते हैं। कंपनी के डिसीजंस वो कंपनी के बिहाफ पे लेते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट के लोग कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड जाके कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं कि अगर हमने कंपनी के डायरेक्टर को एक पावर दिया हुआ है कि सर 50 करोड़ तक का जो ट्रांजैक्शन है उसको आप ऑथराइज कर सकते हो, कोई मिस्टर एक्स है वो हमारे डायरेक्टर हैं और मिस्टर एक्स को हमने पावर दिया हुआ है 50 करोड़ तक का, सो दैट 50 करोड़ तक के पावर के लिए मिस्टर एक्स ऑथोराइज्ड है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने गलती से भी 60 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे अपने साइन कर दिए तो दैट रिमेनिंग 10 करोड़ के लिए मिस्टर एक्स पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट कह रहा है दैट मैनेजमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द कंपनी। कंपनी ने आपको 50 करोड़ तक का काम करने का अथॉरिटी दिया, इससे ऊपर अगर आप कुछ करते हो तो इट विल रिमेन योर पर्सनल लायबिलिटी। ठीक है। सेकेंड लास्ट जो फीचर है हमारा दैट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि कंपनी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बना सकते हैं और ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी इच्छा से इसमें लोग शामिल होते हैं, किसी के सर पे बंदूक रख के आप उसको कंपनी का मेंबर नहीं बना सकते। क्लियर है ना? नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कंपनी इज अ सिटीजन। भाई हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली कि यार कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, आपने बोल दिया वो तो इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल भी है तो क्या फिर वो सिटीजन भी है? क्या आप ये कह सकते हो कि रिलायंस लिमिटेड भारत की सिटीजन है? नहीं,
ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे रिलेटेड मैं आपको इंटरेस्टिंग केस बताता हूं एक, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। कुछ लोगों ने मैं आपको कंपनी और बाकी चीजों के नाम बिना डिस्क्लोज किए, इसको बिना टेक्निकल बनाए आपके काम की चीज आपको समझाता हूं जिससे आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ लोग इस सिटीजनशिप वाले मैटर को लेकर कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि अगर आप कंपनी को एज ए इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे हो और उसके लिए उसके किए हुए कामों को उसकी पर्सनल लाइबिलिटी मान रहे हो, उसकी पावर के बियॉन्ड किए हुए काम को आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, तो फिर कंपनी को सिटीजन भी मानो। हमारे देश के अंदर आज की डेट पे करीब 25,000 के आसपास लिस्टेड कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों को आप फिर वोट डालने का राइट भी दीजिए, आप उनको सारे राइट दीजिए। तो इस मैटर को लेके जब सुप्रीम कोर्ट की जो कॉर्पोरेट लॉ की हियरिंग के लिए जो सिंगल बेंच बनी हुई, उसमें जब ये मैटर गया, तो जो जज साहब थे उन्होंने सारा मैटर थोड़ा सुनने के बाद एक ही बात कही कि अच्छा ठीक है यार, आप सब लोग बोल रहे हो, तो मुझे आप कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। अगर वो जब सवालों के जवाब आप सही दे देते हो तो मैं कंपनी को सिटीजन मान लूंगा। अब आप जज साहब का सवाल सुनिए। जज साहब का कहना था कि आप कंपनी को इसलिए सिटीजन कहना चाहते हो क्योंकि कंपनी भी आपकी तरह एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट की जा रही है। आप कह रहे हैं कि आप ही सब लोग कंपनी के मेंबर्स हैं, मतलब शेयर होल्डर्स हैं, और आप सभी लोग अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, आप सब अगर इंडियन हैं, तो कंपनी भी इंडियन होनी चाहिए। सिटीजनशिप का मतलब यही है कि भारतीय कंपनी होनी चाहिए। उसके पीछे लॉजिक उन्होंने जो दिया था, लोगों ने जो इस बात को क्लेम कर रहे थे कि साहब हम सब भारतीय हैं, इस कंपनी में 20 मेंबर हैं और 20 के 20 भारतीय हैं, तो ये कंपनी भी भारतीय हुई। उन्होंने कहा आप अगर ये लॉजिक दे रहे हो कि एक आप सब 20 के 20 भारतीय हो तो कंपनी भी भारतीय मानी जाए, तो उन्होंने सब लोगों से पूछा कि सर क्या आप सब लोग शादीशुदा हैं? तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हम सब लोग मैरिड हैं। तो जज साहब का कहना था कि बस फिर अगर आप सब लोग मैरिड हैं तो हमको कंपनी के हस्बैंड का नाम बता दीजिए बस, क्योंकि अगर आप सब लोग मैरिड हैं तो कंपनी भी फिर मैरिड हुई, वैसे ही जैसे आप सब भारतीय हैं तो कंपनी भी भारतीय हुई, तो आप सब मैरिड हैं तो फिर कंपनी भी मैरिड हुई। बस इसी मैटर पे वो डिस्कशन क्लोज हो गया और वहां तय हुआ, क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज नॉट अ लीगल नेचुरल पर्सन, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो सर्टेन राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ऑफर्ड टू अ कंपनी। सो कंपनी जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के लिए एक इंडिविजुअल मानी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी वैलिडिटी नहीं है, उसको हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते। तो फिर अगला झगड़ा जो है वो आया कि क्या कंपनी की नेशनलिटी हो सकती है, क्या कंपनी की नेशनलिटी हो सकती है? ठीक है, सिटीजनशिप तो नहीं हो सकती, लेकिन क्या कंपनी की नेशनलिटी पॉसिबल है? वहां पे जब मैटर कोर्ट गया तो जवाब आया यस, कंपनी में हैव नेशनलिटी एज वेल एज द रेजिडेंस। आप एक कंपनी को, जो एक कंपनी होती है, उसको आप भारतीय कंपनी बोल सकते हो, एक इंडियन कंपनी बोल सकते हो, एक कंपनी में भी इंडियन कंपनी, बट इट कैन नॉट बी अ इंडियन सिटीजन। एंड अ कंपनी में हैव इट्स रेजिडेंस, रिलायंस लिमिटेड का घर कहाँ पे है? इंडिया में है, मुंबई उनका घर माना गया है, क्योंकि उनका हेड ऑफिस वहां पे है। जहां पे आपका हेड ऑफिस होगा उसको आपका रेजिडेंस मान लिया जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट जो बात हमको समझनी है, कॉर्पोरेट वेल। दिस इज अ वेरी टेक्निकल टर्म जो हमको समझनी पड़ेगी, और इसको समझने के लिए मुझे पहले आपको एक बहुत जनरल एग्जांपल देना पड़ेगा फॉर दैट पर्पस। तो देखिए, सबसे जो जरूरी चीज है व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अबाउट द कॉर्पोरेट वेल, हमारा जो भी जो लोग आप बैच में हैं, इसमें से कई लोग हैं जो कि, जैसे मंतशा का नाम मुझे इसमें दिख रहा है, वसीम इसमें है, जैद अख्तर खान इसमें है, ये लोग बेहतर समझा पाएंगे। आप दोस्त लोग हों तो आपस में बात करना सब लोग। आपने मुस्लिम शादी कभी कोई देखी हो अगर, तो उसमें मैंने इतना टेक्निकली ऑब्जर्व नहीं किया है, बट जितना मुझे समझ में आता है, दुल्हा और दुल्हन के बीच में एक पर्दा होता है, दैट इज कॉल्ड वेल। ठीक है?
एग्जाम्पल को भी समझना और कंसेप्ट को भी समझना कॉर्पोरेट वेल के को। सो वो जो पर्दा होता है मैरिज के अंदर, सो एक तरफ से आवाज आती है कि वो सब कुछ वो रकम वगैरह सब कुछ बोलते हैं, मेहर की रकम और सब चीज, और फिर उधर से वो उनको सिर्फ कबूल है का जवाब देना होता है, और अगर 3 बार कबूल है दोनों पार्टीज ने बोल दिया तो शादी हो जाती है। नाउ आप उस सीन को इमेजिन अपने दिमाग में कीजिए और इस बात को समझिए कि एक पर्दा है जो कि दुल्हन और दूल्हे के बीच में है। दुल्हन और दूल्हे को आप, दूल्हे को तो मान लीजिए कंपनी और दुल्हन को मान लीजिए शेयर होल्डर, और जो काजी साहब होते हैं वो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। सो काजी साहब जो है वो कंपनी के बिहाफ पे, मतलब दूल्हे के बिहाफ पे दुल्हन से यानी शेयर होल्डर से ये पूछते हैं कि क्या ये काम हम कर लें। हमको एक मशीनरी खरीदनी है 10 करोड़ रुपए की। काजी साहब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूल्हा मतलब कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर मतलब दुल्हन से ये पूछ रहे हैं कि ये 10 करोड़ की मशीनरी खरीद लें क्या। तो दुल्हन का जवाब क्या आता है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर काजी साहब कहेंगे कंपनी को कि मशीनरी खरीद लेते, और काजी साहब कंपनी के बिहाफ पे मशीनरी खरीद लेंगे। सो कॉर्पोरेट वेल का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपनी एंड कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में एक पर्दा हमेशा होता है जो कि कंपनी और शेयर होल्डर्स को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, दोनों को इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाता है। और इस पर्दे के इधर उधर बात ले जाने की जिम्मेदारी के लिए मैनेजमेंट के लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो कि दोनों पार्टीज के बीच में लिंकिंग पिन का काम करते हैं। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों सर ये हमको कॉर्पोरेट वेल जैसी बात पढ़ने को मिल रही है? काजी साहब ने कंपनी के बिहाफ पे, अब मैं काजी साहब बोल रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप समझ जाना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी ने उनसे कहा 10 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, लेकिन काजी साहब ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के शेयर होल्डर मतलब दुल्हन से क्या पूछा? 20 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैनेजमेंट के लोग कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी नहीं है, दूल्हे ने जो बात काजी साहब से पूछने को कहा ही नहीं, वो भी अगर वो दुल्हन से पूछ रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर से अगर पूछ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन के अंदर वो मैनेजमेंट के लोगों की पर्सनल लायबिलिटी आएगी। कैसे आएगी? एक कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब ये जो शेयर होल्डर्स, कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक पर्दा है, एक एक जो जिसको हम कह सकते हैं एक जो कंडीशन है, एक जो कंट्रोल है, ये कंडीशन और कंट्रोल को लिफ्ट करके देखा जाएगा कि ये जो मिस्टेक की है ये किसने की है। अगर गलती शेयर होल्डर्स की तरफ से होगी तो शेयर होल्डर्स विल बी द पर्सनल लायबिलिटी, एंड अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये गलती की है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये पर्सनल लायबिलिटी होगी। आई होप आपको एग्जाम्पल से ये चीज समझ में आ गई होगी। कोर्ट के पास पावर है कि वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सके। वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कब करेंगे? जब कोई भी ऐसा काम किया गया है जो कंपनी ने ऑथोराइज नहीं किया, मतलब कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को अगर मिसयूज किया गया है, तो ऐसे केस में हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके बिहाइंड द कॉर्पोरेट हम चेक करेंगे कि इस कंपनी के पीछे वो कौन लोग हैं जो कि अनऑथोराइज एक्टिविटी कर रहे हैं। एक और एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। आपने
एक कंपनी बना के ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर लिया, जो कि इंडिया में इलीगल है। अब आपने कंपनी बना ली, कैसे भी आपने जुगाड़ करके, रिश्वत देके, कुछ भी करके, लेकिन जैसे ही पता लगेगा कि ये कंपनी का मेन बिजनेस ड्रग्स बिजनेस है, तो उस कंपनी के पीछे जो बनाने वाले लोग होंगे, जिन्होंने वो कंपनी बनाई है, जिन्हें हम प्रमोटर्स बोलते हैं, सो कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, उसको इग्नोर करके देखा जाएगा कि पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है। मतलब आप ये कह के बच नहीं सकते कि ड्रग्स का बिजनेस तो कंपनी का है, और कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो कंपनी की लायबिलिटी होनी चाहिए ना, हमारी कोई गलती थोड़ी है। कोर्ट कह रहा है कि ये गलत काम करने वाली कंपनी बनाई तो तुम नहीं है, तो अल्टीमेटली तुम्हारी लायबिलिटी आएगी अगर आप कुछ भी इलीगल या अनऑथराइज एक्टिविटी करते हो तो। ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट अपना जो है वो टाइप्स ऑफ कंपनी है। टाइप्स ऑफ कंपनी को मैं चाहता हूं हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैं आपको अनम्यूट का भी पावर दे देता हूं, ताकि आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको पावर दे दिया है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है आज के डिस्कशन में, वो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को, पूछ लें। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, ये सर आपने जो 9 नंबर का जो वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट का था हाँ डिस्क्राइब किया था ना, हाँ हाँ। तो सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? एक्चुअली वॉलेंट्री उस वक्त एसोसिएशन का नेटवर्क इशू हो गया मतलब, था मेरे। कोई बात नहीं, वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब ये होता है बुनेश कि मैं अगर मान लो मैं एक कंपनी बना रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि तुम भी उस कंपनी में मेरे साथ मेंबर बनो, तो वो तुम तभी मेंबर बनोगे जब तुम इंटरेस्टेड हो खुद। ऐसा नहीं हो सकता कि जबरदस्ती में तुमको कोई मेंबरशिप में ले लो, है ना। तो मैं कभी भी जबरदस्ती तुमको मेंबरशिप में नहीं ले पाऊंगा। मैं तुमको मेंबर तभी बना पाऊंगा जबकि तुम्हारी इच्छा है। बंदूक रख के तुम्हारे सर पे मैं तुमको मेरे साथ मेंबरशिप में नहीं ले सकता। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। किसी और को और कोई डाउट है? एनीवन एल्स? नहीं है? ठीक है। सो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आपका जो भी आपका ग्रुप है, आप, मैं ग्रुप पे भी आपको भेज दूंगा, और मैं उस पे भी आपको भेज दूंगा। आपका जो गूगल क्लासरूम वाला कंसेप्ट है, उस पे भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, और आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। आप आपस में अपने सर्कल में शेयर कर लीजिएगा। हम 8 या 9 ही लोग हैं आपके ग्रुप में। और भी जो लोग हैं आपके क्लास के, जो कि बीकॉम और एलएलबी वाले हैं, उनसे आप कहिएगा कि अगर वो क्योंकि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट हो, इवन आप में से कुछ लोग हो सकता है बीकॉम वाले हैं जो ऑडिट वाले भी स्टूडेंट हैं, ऑडिट भी मेरे से पढ़ रहे हैं। अगर आप 4-5-6 लेक्चर निकल जाने के बाद इस बैच में आना शुरू करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। ये हर लेक्चर, हर चैप्टर आपका आपस में जुड़ा हुआ है। सेकेंडली, जितने भी लेक्चर्स हम लोग ले रहे हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इनको रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आप वहां से भी इनको कर सकते हैं। लेकिन वो मैं अभी नहीं करूंगा, वो कभी बाद में किया जाएगा जब हम करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कई लोग आएंगे ही नहीं लेक्चर में। सो बाकी लोगों का आप बोलिएगा कि वो लोग भी आए कल से रेगुलर, क्योंकि आज भी 8 ही लोग हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। सर